भाजपा की ओर से उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे सुशील कुमार मोदी काबिज हैं जी। संघ से भी रिलेटेड हैं और भाजपा के बहुत विश्वासपात्र कार्यकर्ता कहे जाते हैं जी। लेकिन बावजूद इसके भाजपा यह भी मानती है कि वो जितने भाजपा के सहयोगी हैं, जितना भाजपा के विश्वास पात्र हैं, उससे कहीं ज़्यादा वो नीतीश कुमार के बताए जाते हैं, नीतीश कुमार के सपोर्ट और समर्थन में हमेशा रहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव जब हुआ 2020 का, तो क्या आपने कहीं से भी आपके दिमाग में, आप लंबे समय तक बिहार को कवर कर रहे थे, मैं दिल्ली से आके बिहार में पहली बार इलेक्शन कैंपेन को पूरा देख रहा था कि क्या कुछ चल रहा है ग्राउंड में, क्या आपने उसके पहले नाम सुना था तारकिशोर प्रसाद का कि वो उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे? नहीं। अचानक से उनके नाम की घोषणा होती है, वो बिहार की राजनीति के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं, उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। उस समय बिहार पर्यवेक्षक बनकर राजनाथ सिंह आए हुए थे और राजनाथ सिंह ने अनाउंस कर दिया कि डिप्टी सीएम अब तारकिशोर प्रसाद जी रहेंगे। तारकिशोर प्रसाद के ऊपर ऐसे ही दाव नहीं खेला गया है, 4 बार विधायक रहे हैं कटिहार से। 2015 में जब राजद और जेडीयू एक साथ आए थे तो मोदी जी के जैसा लहर था कि लालू जी और नीतीश कुमार का एक लहर है, उस लहर में भी तारकिशोर के मतलब घर में कोई घुस नहीं पाया। तारकिशोर प्रसाद वहाँ से जीते। भाजपा एंड टाइम में 440 वोल्ट का झटका देने के लिए जानी जाती है, एंड टाइम, बिल्कुल, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो। तो ऐसा हो भी सकता है कि कोई दूसरा चेहरा आ जाए, लेकिन जिस तरीके से तारकिशोर प्रसाद को लेके आया गया, सुशील कुमार मोदी को साइडलाइन कर दिया गया, आप समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये जो विधायक वीआईपी के टूटे, मुकेश सहनी से सबसे ज़्यादा नाराजगी भाजपा को थी कि भाजपा कोटे से उनको मंत्री बनाया गया। वो नेता जो सामाजिक न्याय की बात कर रहा था, पिछड़ों को यानी कि उनके समाज के लोगों को आरक्षण देने की बात कर रहा था, वो लड़ाई लड़ता है और खुद की सीट से हार जाता है। उसके बाद फिर भी उसको विधानसभा भेजा जाता है, विधान परिषद, उसके बाद से मंत्री बनाया जाता है। वो उत्तर प्रदेश में जाके भाजपा के खिलाफ ही चुनाव लड़ते हैं, वापस लौटते हैं। भाजपा को इस बात का गुस्सा था, ही तीनों विधायकों को तारकिशोर प्रसाद ने बहुत बारीकी तरीके से तोड़ा एकदम। तारकिशोर प्रसाद का जो साइलेंट वर्क है उससे आप डिनाई नहीं कर सकते। नमस्कार, मेरा नाम उदित आर्यन है और पंचायत में आप सभी का स्वागत है। बिहार में एक यक्ष प्रश्न है कि नीतीश कुमार के बाद बिहार का मुखिया कौन बनेगा, मुख्यमंत्री पद पर कौन बैठेगा। अब देखिए, बीजेपी की तरफ से, इस वीडियो में हम खास करके बीजेपी का ही चर्चा करेंगे, तो बीजेपी की तरफ से कई नाम प्रस्तावित होते हैं, कई नाम गेस किए जाते हैं, कयास लगाया जाता है। नित्यानंद राय की बात कर लीजिए, गिरिराज सिंह की बात कीजिए, रविशंकर प्रसाद की बात कीजिए, या एक अल्पसंख्यक चेहरा शाहनवाज हुसैन भी सामने आते रहते हैं। लेकिन इस बीच बिहार में पिछले 1.5-2 सालों में जिस तरीके से राजनीति में और भाजपा की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, उस पर शायद किसी का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है। अभी देखिए, कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के साथ बिहार के राज्यपाल फागू चौहान से मिलने पहुंचे थे और मुकेश सहनी का मंत्री पद जो है वो अब लगभग खत्म हो चुका है। अब ऐसे में नीतीश कुमार के ऊपर लगातार प्रेशर है। नीतीश कुमार के ऊपर कल बख्तियारपुर में हमला हो जाता है। कल बाढ़ पहुंचे थे नीतीश कुमार, वहां पर उन्होंने कहा कि मैं अगर कल ना भी रहूं, ये उनका स्पीच का हिस्सा है कि मैं अगर कल ना भी रहूं तो आप मुझे भूलिएगा मत। 20 के विधानसभा में तो उन्होंने क्लियर ही कर दिया था कि ये उनका अंतिम चुनाव है। तो बीजेपी अब मुख्यमंत्री के गद्दी पर, मुख्यमंत्री के पद पर किसे बैठाना चाहती है। कोई नया तिलिस्म सामने आएगा, कोई नागपुर से आएगा, कोई दिल्ली से भेजा जाएगा, क्या होगा समीकरण। और एक ऐसा चेहरा जिस पर शायद किसी का नजर अभी नहीं जा रहा हो, उसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल शारदा इस वीडियो में है, काफी रिसर्च किया है इन्होंने। अनिल, बताइए, शाहनवाज हुए, गिरिराज हुए, रविशंकर बाबू हुए, रविशंकर प्रसाद, कई चेहरे हैं। उस बीच आप जो चर्चा मुझसे कर रहे हैं वो तारकिशोर प्रसाद के ऊपर जी, इसके कुछ कारण पहले बता दीजिए कि तारकिशोर प्रसाद क्यों और कैसे। जी, सबसे बड़ी बात कि अगर बिहार में आप देखते हैं तो लंबे समय से, जब से नीतीश कुमार की सरकार आई, सहयोगी भाजपा रही और भाजपा की ओर से उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे सुशील कुमार मोदी काबिज हैं जी। संघ से भी रिलेटेड हैं और भाजपा के बहुत विश्वासपात्र कार्यकर्ता कहे जाते हैं जी। लेकिन बावजूद इसके भाजपा यह भी मानती है कि वो जितने भाजपा के सहयोगी हैं, जितना भाजपा के विश्वास पात्र हैं, उससे कहीं ज़्यादा वो
नीतीश कुमार के बताए जाते हैं, नीतीश कुमार के सपोर्ट और समर्थन में हमेशा रहते हैं जी। अब समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात है कि जिस नित्यानंद राय की आप हमेशा बात करते हैं कि शायद वो बिहार में भाजपा के चेहरे हो सकते हैं या फिर अन्य जो नेता, यादव वोट बैंक में सेंध लगाना, हाँ सेंध लगाने के लिए, तो नित्यानंद राय जी को दिल्ली भेज दिया गया, बाहर यहाँ से कर दिया गया और शहनवाज हुसैन साहब को यहाँ पे लेके आ गया, क्योंकि बिहार में जो मुस्लिम तबका है वो एमवाई समीकरण हमेशा राजद के पक्ष में होता है और जो थोड़ा बहुत बचेगा वो जेडीयू के पक्ष में चला जाएगा। भाजपा के साथ बहुत मुस्लिमों का सपोर्ट और समर्थन नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए शहनवाज हुसैन को यहाँ पे लेके आना, उद्योग मिनिस्ट्री जैसा विभाग उनको दे करके और बिहार में उद्योग को बेहतर करने की बात करना, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुस्लिम फेस और मुख्यमंत्री का फेस तो नहीं बनने जा रहे हैं। अब आप देखिए कि भाजपा जिस भी राज्य में मुख्यमंत्री बना रही है या फिर जिस भी लोगों में बड़े पदों पे दे रही है, तो उन नामों की चर्चा पहले कहीं नहीं है। चर्चा उत्तर प्रदेश में भी किसकी थी? तो केशव प्रसाद मौर्य की थी, लेकिन अचानक से योगी आदित्यनाथ जी को बना दिया जाता है। आप बिहार में देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव जब हुआ 2020 का, तो क्या आपने कहीं से भी आपके दिमाग में, आप लंबे समय तक बिहार को कवर कर रहे थे, मैं दिल्ली से आके बिहार में पहली बार इलेक्शन कैंपेन को पूरा देख रहा था कि क्या कुछ चल रहा है ग्राउंड में, क्या आपने उसके पहले नाम सुना था तारकिशोर प्रसाद का कि वो उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे? नहीं, एक विधायक के तौर पे हमने जाना। हाँ, एक विधायक के तौर पे वो थे, 4 बार के विधायक रहे। हम लोग तो बिल्कुल नहीं जान रहे थे तारकिशोर, नहीं जान रहे थे, लेकिन अचानक से उनके नाम की घोषणा होती है, वो बिहार की राजनीति के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं, उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। उस समय बिहार पर्यवेक्षक बनकर राजनाथ सिंह आए हुए थे और राजनाथ सिंह ने अनाउंस कर दिया कि डिप्टी सीएम अब तारकिशोर प्रसाद जी रहेंगे। इसी के साथ आप ये भी समझिए कि तारकिशोर प्रसाद के ऊपर ऐसे ही दाव नहीं खेला गया है। 4 बार विधायक रहे हैं कटिहार से। 2015 में जब राजद और जेडीयू एक साथ आए थे तो मोदी जी के जैसा लहर था कि लालू जी और नीतीश कुमार का एक लहर है, उस लहर में भी तारकिशोर के मतलब घर में कोई घुस नहीं पाया। तारकिशोर प्रसाद वहाँ से जीते और विधायक रहे। 2020 में भी उन्होंने 12,000 से ज़्यादा वोटों से पराजित किया था। अब ऐसी स्थिति में संघ के भी वो सपोर्टर रहे हैं, उनको लेकर के आना, अचानक से बिहार की राजनीति में उप मुख्यमंत्री बना देना आखिर क्या दर्शाता है? इनके ऊपर तो जिम्मेदारी खेली गई है। जिम्मेदारी ये खेली गई है, मैं आपको बता दूं, मैं कुछ चीज़ें देख रहा था कि इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि कैसे ये पार्टी को मजबूत करेंगे, कैसे पार्टी से साइडलाइन किया जाएगा सुशील कुमार मोदी को, क्योंकि सुशील कुमार मोदी के बाद ऐसा कोई साइलेंट कार्यकर्ता नहीं था तारकिशोर प्रसाद के जैसा, जो आके फ्रंट पे खेल सके, काम कर सके और अंदरूनी तरीके से काम कर सके। बाकी सब नेता मीडिया में रहते हैं, तारकिशोर प्रसाद को आप बहुत ज़्यादा मीडिया में भी आप नहीं देखेंगे, वो अपने काम को करना जानते हैं, जैसे कि शुरू में अमित शाह ने किया था, ठीक है। दूसरा चीज़, इनके ऊपर सबसे बड़ा जो दाव खेला गया है वो ये है कि सिंगल गवर्नमेंट फॉर्म कैसे किया जाए, भाजपा अकेले कैसे, क्योंकि लंबे समय से भाजपा तमाम रणनीति अपना चुकी है, लेकिन कभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने में वो सक्षम नहीं रही, सबसे निचले स्तर की पार्टी रही। पिछली बार मेहनत किया गया और जेडीयू को पीछे करके वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी, बिल्कुल, लेकिन उसका सपना अधूरा रह गया सबसे बड़ी पार्टी बनने का और सरकार बनाने का। अब ठीक है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी थी, जेडीयू को नीचे कर दिया था, लेकिन उसके ऊपर ये भी प्रेशर था, कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा प्रेशर था कि आखिर भाजपा का मुख्यमंत्री क्यों नहीं, जब आप सबसे ज़्यादा वो वोट बैंक के साथ आए, आपने देखा होगा। लेकिन मोदी जी और अमित शाह ने, प्रधानमंत्री और अमित शाह का ये सोचा समझा था कि हम नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा करेंगे और नीतीश कुमार के सहारे जाएंगे, क्योंकि अभी भी पीछे से काम करना बाकी है। हमारी देश में, बिहार में हमारे जो भी पार्टियां हैं, विपक्ष की पार्टियां हैं, वो उस तरीके से विजन लेके नहीं आ पा रहे हैं, जैसा कि 25 साल का विजन भाजपा के पास है, जिस तरीके से हिंदुत्व की एक पूरी राजनीति वो लोग लेके आ रहे हैं, जिसमें बहुजन, अति पिछड़े, दलित सब पीछे छूट जा रहे हैं, लेकिन उन्हें जोड़ लिया जा रहा है हिंदुत्व से।
और वही कारण है कि आज आरजेडी पीछे हो जा रही है, चाहे अन्य जो भी पार्टियां हैं वो पीछे हो जा रही हैं। उत्तर प्रदेश का भी वही हाल रहा। तो इनके ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर था कि किसी भी तरीके से अपनी पार्टी को मजबूत करना है, बैकएंड में साइलेंट होके और मजबूती के साथ अगले आने वाले चुनाव में अपने आप को बेहतर करना है। अभी बिहार की राजनीति में जैसा डागामोडोल दिख रहा है, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में नीतीश कुमार इस्तीफा दे दें या फिर कुछ और भी हो जाए। बहुत सारे कयास लग रहे हैं कि राष्ट्रपति का वो आ जाएंगे। हाँ, बीजेपी का एक जो पॉलिटिक्स हम पिछले 4-5 सालों से राष्ट्रीय स्तर पर देख रहे हैं, महाराष्ट्र में अचानक से देवेंद्र फडणवीस को ला देना, हाँ, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को ला देना, हाँ, झारखंड जैसे राज्य में गैर आदिवासी और रघुवर दास, जिसको शायद ही कोई जानता होगा, उनको बैठा देना। ऐसे में क्या बीजेपी जो है वो अब तारकिशोर को मतलब प्रोजेक्ट कर चुकी है, या फिर चेहरा ये रहेंगे और कोई फिर नया चेहरा आ सकता है बिहार में एज ए सीएम फेस इन 2025, या फिर अगर उसके पहले मध्यावधि चुनाव होता है? हम लोग बात कर रहे हैं एक मजबूत संभावना की। जी, ठीक है। भाजपा एंड टाइम में 440 वोल्ट का झटका देने के लिए जानी जाती है। एंड टाइम पे, बिल्कुल, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो। तो ऐसा हो भी सकता है कि कोई दूसरा चेहरा आ जाए, लेकिन जिस तरीके से तारकिशोर प्रसाद को लेके आया गया, सुशील कुमार मोदी को साइडलाइन कर दिया गया, आप समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये जो विधायक वीआईपी के टूटे, मुकेश सहनी से सबसे ज़्यादा नाराजगी भाजपा को थी कि भाजपा कोटे से उनको मंत्री बनाया गया। वो नेता जो सामाजिक न्याय की बात कर रहा था, पिछड़ों को यानी कि उनके समाज के लोगों को आरक्षण देने की बात कर रहा था, वो लड़ाई लड़ता है और खुद की सीट से हार जाता है। उसके बाद फिर भी उसको विधानसभा भेजा जाता है, विधान परिषद, उसके बाद से मंत्री बनाया जाता है। वो उत्तर प्रदेश में जाके भाजपा के खिलाफ ही चुनाव लड़ते हैं, वापस लौटते हैं। भाजपा को इस बात का गुस्सा था, ही तीनों विधायकों को तारकिशोर प्रसाद ने बहुत बारीकी तरीके से तारकिशोर ने तोड़ा है एकदम। तारकिशोर प्रसाद का जो साइलेंट वर्क है उससे आप डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा, एक बात बताइए अनिल, पिछले 1.5 साल से जब से ये सरकार चल रही है, बिहार भी देख रहा है, बीजेपी आज सबसे बड़ी पार्टी भी बन गई, और पिछले 16 साल के रिकॉर्ड को अगर हम देखें तो पिछले 2020 के 24 नवंबर को मुझे याद है शपथ लिया गया था, नीतीश कुमार शपथ लिए थे। हाँ। उसके बाद से बीजेपी पहली बार बड़े भाई की भूमिका में दिखी है बिहार में, वोकल हो चुकी है। संजय जायसवाल से लेकर और एक छोटा जो प्रवक्ता होता है, आप किसी का नाम ले लीजिए, संतोष पाठक का ले लीजिए, किसी का ले लीजिए, वो तक अब नीतीश कुमार से आंख में आंख मिलाकर बात कर ले रहे हैं। तो क्या इस सब के पीछे जो रणनीति है वो तारकिशोर प्रसाद है? बेशक, अगर तारकिशोर प्रसाद पर भाजपा भरोसा कर रही है, अमित शाह भरोसा कर रहे हैं, राजनाथ सिंह उनके नाम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी चीज़ है कि पीछे वो काम कर रहे हैं और उनको बिहार में नीतीश कुमार के बाद शीर्ष पद उन्हीं को हासिल है। तो जिस तरीके से उनका काम है, आप उस काम से कैसे डिनाई कर पाएंगे? आप अभी बारीकी से 2020 के बाद से उनकी पूरी राजनीति को देख लीजिए, साइलेंट तरीके से वर्क। और भाजपा को चाहिए थे यहाँ पे साइलेंट वर्कर, जो बोले नहीं काम करें, और वो काम कर रहे हैं। मुकेश सहनी को वीआईपी से 0 पे ला दिया गया। भाजपा हमेशा कहती रहती है कि उसकी सरकार में कोई वीआईपी नहीं चलेगा, आज उसने वीआईपी को खत्म कर दिया। अब वो आखिरी सांस के लिए लड़ रहे हैं। आज जिस तरीके से शुरुआत में ही आपने कहा कि नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद राज्यपाल से मिलने गए हैं, ये संभव है कि इस्तीफे के लिए ही बात करने गए हैं कि मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और इनको बाहर निकाला जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। बोचहा विधानसभा में आप देखिए ना, बेबी रानी को खड़ा कर दिया गया। वो तो सीट भले गठबंधन से दी गई थी, मुकेश सहनी के लिए थी ना, माफ़ किया जा सकता था, लेकिन नहीं माफ़ किया गया, तो वहाँ पे कर दिया गया। अब भाजपा ने जिस तरीके से खड़ा किया है, जेडीयू से लेकर तमाम लोग जाके उसका वहाँ पे समर्थन कर रहा है, पक्ष कर रहा है, क्योंकि बीते अभी कुछ महीनों पहले ही जब दूसरा उपचुनाव बिहार में हुआ था 2 सीटों पे, वहाँ पे भी जेडीयू का था, तो भाजपा के सारे नेता पहुंचे हुए थे, उन्होंने खूब प्रचार किया गया था। तो ये रहा। दूसरा चीज़ आप इसमें भी समझ सकते हैं कि आरएसएस का जुड़ाव उनका, 4 टाइम वो विधायक रहे हैं, जेडीयू आरजेडी लहर में हुए हैं, और अमित शाह के सबसे बड़े विश्वास पात्र हैं कि जिनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आने वाले समय में अगर भाजपा ये चाह रही है कि वो सिंगल सत्ता में आए, जिस तरीके से अन्य राज्यों में है, और बिहार की राजनीति तय करती है, क्योंकि यहाँ पे आपको लगता है क्या कि विकास और अन्य चीज़ें ज़्यादा मायने रख रहे हैं? नहीं, यहाँ पे जो पूरी राजनीति है वो कास्ट की राजनीति है। ये सन 1975 के बाद से आप देखेंगे कास्टिज्म, 65 के बाद से ही कास्टिज्म गवर्नमेंट यहाँ पे आने लगी, जब कृष्णा बाबू, अनुग्रह नारायण सिंह की सरकार, क्योंकि वो गांधीवादी नेता थे, उनके बाद
फिर किसी ने ऐसा नहीं छोड़ा कि जाति से रिलेटेड ना हो, तो डेवलपमेंट पे राजनीति ना हो कि जातियों की राजनीति शुरू हो गई, जिस वजह से आज बिहार का ये हाल है। हालांकि नीतीश कुमार ने सुधारा, लालू यादव ने बहुत बेहतरीन कार्य किया, बीच में वो लांछन लगे, वो पीछे चले गए, अलग की बात है। पर जितने समय तक लालू प्रसाद यादव की सरकार थी और वो मुख्यमंत्री थे, बाद में राबड़ी जी के हाथ में गया, क्या कुछ हुआ हम उस पर चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे, पर वो 5 साल का कार्यकाल लालू प्रसाद यादव का स्वर्णिम इतिहास में दर्ज होने योग्य है, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने वो काम किया। लेकिन अब भाजपा ने तय कर लिया है कि उसे सिंगल आना है। आज बिहार की सबसे मजबूत पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, उसका इतिहास में आज नाम छप चुका है। इतने लंबा संघर्ष जो है वो भाजपा ने आज आके, और तारकिशोर प्रसाद की वजह से ही वो 77 सीटों पे आगे है। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में भाजपा आपको यहाँ पे एक मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के रूप में तारकिशोर प्रसाद को आगे करते हुए नजर आए। जी, तो देखिए राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं तारकिशोर प्रसाद और नीतीश कुमार। ये कयास है, ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आज शायद वो अंतिम दिन होगा जब मुकेश सहनी बजाते मंत्री के तौर पर बिहार में जाने जाएंगे। और सबसे बड़ा जो सवाल है, जो यक्ष प्रश्न है कि तारकिशोर प्रसाद के एंट्री के बाद बिहार में बीजेपी मजबूत हुई है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। बीजेपी ना सिर्फ मजबूत हुई है, तारकिशोर प्रसाद का आज तक ऑन रिकॉर्ड ना मीडिया में ना विधानसभा में एक भी स्टेटमेंट नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं आया है, मीडिया से बचते दिखते हैं। दूसरी तरफ संजय जायसवाल की आप बात कर लीजिए, मिथिलेश तिवारी की बात कर लीजिए, बीजेपी के विधायक प्रहलाद यादव की बात कीजिए, किसी की बात कीजिए, अभी हाल की घटना आप जोड़ लीजिए ना, सीएम नीतीश कुमार और स्पीकर विजय सिन्हा के बीच में जो घटना हुई, उसे बहुत बारीकी से तारकिशोर प्रसाद ने सिमटा दिया। पूरे मसले को उन्होंने ठंडे बस्ते में डलवा दिया। तो ये मध्यांतर जो मध्यक्षता वो कर रहे हैं वो बेहद सटीक है, बहुत शानदार। बहुत सही बात बोला अनिल ने कि देखिए मीडियोकर के रोल में है, और बीजेपी को पर्दे के पीछे से अगर मजबूती को व्यक्ति दे रहा है बिहार में, तो वो गिरिराज सिंह नहीं है, वो रविशंकर प्रसाद भी नहीं है, वो नित्यानंद राय भी नहीं है, वे केंद्र में है ये लोग। तो बिहार में काम कर कौन रहा है, बीजेपी कैसे जमीन पर इतनी मजबूत होते जा रही है, बीजेपी के नेता को जुबान कौन दे रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है जिस पर शायद किसी बिहारी का नजर नहीं गया था। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।